नमस्कार, स्वागत है टी टाइम में। और टी टाइम में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भोपाल केंद्रीय जेल के जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे जी से। नरगावे जी 2003 बैच के अधिकारी हैं और साथ में भोपाल सहित ग्वालियर इंदौर जेल में भी जेल अधीक्षक के रूप में पदस्थ रह चुके हैं। खास बात यह है कि एक बड़वानी के छोटे से गांव पिपरिया डैम से के रहने वाले और पिपरिया डैम से निकलकर छोटे से गांव से निकलकर जो सफर शुरू किया है भोपाल केंद्रीय जेल का, वो किस तरह का सफर रहा है उसको लेकर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी हमारे कार्यक्रम में। किस तरह का सफर रहा, किस तरह की शुरुआत रही एक छोटे से गांव से निकलकर एक केंद्रीय जेल भोपाल के जेल अधीक्षक के पद के रूप में? प्रारंभिक शिक्षा हम लोग की जो है बड़वानी का एक छोटा सा गांव है जहां प्राथमिक तक की शिक्षा थी, वहीं पे हम लोगों ने हासिल की। उसके बाद मिडिल के लिए हम लोग 3 किलोमीटर पैदल जाते थे। उसके बाद 8वीं से हम लोग दवाना हायर सेकेंडरी स्कूल 15 किलोमीटर दूर आए, वहाँ हॉस्टल में रहे। और कॉलेज की शिक्षा खरगोन कॉलेज में ली और वहाँ हॉस्टल में रह करके 5 साल रहा। उसके बाद एमफिल मैंने अंबेडकर इंस्टीट्यूट महू से किया। उसी दरमियान मेरा पहला जो है शासकीय सेवा का सौभाग्य मिला और संविदा शिक्षक वर्ग 1 के पद पे इंदौर में 1 साल तक पदस्थ रहे। इसी दरमियान तैयारियां चलती रही, पीएससी टारगेट था तो नेक्स्ट उसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी के रूप में भोपाल में प्लानिंग बोर्ड में रहे, वहाँ लगभग 1-1.5 साल सेवाएं दी। फिर नेट में सिलेक्शन हो गया था इकोनॉमिक्स में और असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली थी वैकेंसीज, तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज आलोट में जो है पदस्थापना हुई थी। 1 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। उसके बाद फिर मैं जो है पीएससी के थ्रू जिला जेल अधीक्षक के रूप में पदस्थ हुआ और फिर जेल विभाग को ज्वाइन किया। यहाँ पे भी जब प्रशिक्षण शुरू किया और जब केंद्रीय जेल भोपाल में आकर के ज्वाइनिंग दी और जेल का माहौल देखा तो ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि पहली बार जेल आना हुआ था बिना किसी उसके। तो हमने सोचा कि हम फिर से तैयारी करेंगे, या तो डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनेंगे। तो मन हुआ कि नहीं, कैदियों के बीच नहीं कर पाएंगे। वापस लौट गए थे, उज्जैन तक लौटे। फिर कुछ ऑफिसर्स के कॉल्स आए, 1-2 अच्छे मित्र थे, उन्होंने कहा कि यदि अच्छा काम करना है कहीं भी कर सकते हैं। कॉलेज में पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, जेल में यदि कॉलेज बना दो तो बात है। तो इन्हीं सब जो है उहापोह की स्थिति में वापस आए, प्रशिक्षण लिया। उसके बाद पहली पोस्टिंग शहडोल में हुई और काम शुरू किया। तो आज हमारे पास जेल के अंदर कॉलेज है और लगभग प्रति वर्ष हमारे पास 250 के आसपास जो हमारे इनमेट्स से कैदी है वो इग्नू के थ्रू बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी विभिन्न तरह की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। कभी सपने में भी सोचा था, ये बचपन में का कोई ड्रीम रहता है कि बड़े होकर आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, कभी आपने सोचा था कि आपका जीवन अब एक खुकार कैदी के बीच में गुजरेगा? बिल्कुल नहीं सोचा था और इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि इसीलिए जैसे मैंने ज्वाइन किया और पहली बार जब जेल के दर्शन किए तो एज ए ऑफिसर ज्वाइन करने के बाद भी मन हुआ कि नहीं यहाँ पे नहीं कर पाएंगे और वापस चलो। तो लेकिन परिस्थितियां थी कि आना पड़ा और 15 साल से जो है विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। जब आपका जेल अधीक्षक के पद पर सिलेक्शन हुआ तो उस समय परिवार का किस तरह का आपके प्रति व्यवहार था या परिवार का किस तरह का सपोर्ट रहा आपको? पिताजी हमारे 5वीं तक पढ़े हैं, माताजी भी 5वीं तक पढ़ी है। तो जब एक सीमा के बाद हम निकले बाहर कॉलेज करने के लिए खरगोन गए तो उसके बाद उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं हुई। उनका एक ही होता था कि बस पास हो जाना, जो है जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है कि आगे की क्लास में पहुंच गए। तो ये निर्णय पूरे तरह से जो है मेरे ऊपर ही था। इस दरमियान कुछ मित्र कॉलेज के दरमियान, हॉस्टल के दरमियान ऐसे जरूर बन गए थे जिनसे सलाह लेते थे और उन्होंने उस दरमियान जब मैं छोड़ के जा रहा था तो काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि अभी ज्वाइन करो, काम करने की शुरुआत करो, यदि कोई समस्या आएगी तो देखेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी अपने पास 5 साल तक रहेगी, 5 साल तक यदि हम वापस जाना चाहेंगे तो चले जाएंगे। तो घर का पूरी तरह से जो है हम जो भी निर्णय लेते थे उसमें पूरी तरह से वो एग्रीड होते थे। जब आपका सिलेक्शन हुआ जेल अधीक्षक के पद पर तो आपने पिताजी को बताया होगा मैं जेल अधीक्षक बन गया, अब जेल में काम करूंगा, तो क्या उस समय पिताजी का या माताजी का क्या रिएक्शन रहा? जनरली जेल अधीक्षक को कोई नहीं जानता है। जो समाज में अभी भी जो है धारणा होती है कि जेलर जो है, तो उनका यही था कि अब जेलर बन गए हैं, लेकिन वहाँ बड़े बड़े कैदी खतरनाक होंगे। तो जब जाओ जेल के अंदर राउंड करने या जेल में जब जाओ तो 4 सिपाही साथ में लेके जाना, डंडे लेके जाना, बंदूक लेके जाना
उनको नहीं मालूम होता है कि जेल के अंदर अपन हथियार लेके नहीं जा सकते। लेकिन जब उनको फिर बताया हमने, हमारा एक्सपीरियंस हुआ और उनको बताया कि इस तरह से होता है, तो वो बड़े खुश हुए। जैसे आपने बताया कि जब पहली बार जेल में आप इंटर हुए तो आपने विड्रॉ करने की दिमाग में आया कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना। जेल अधीक्षक बनने से पहले आपकी भी जेल के जो कैदी हैं उनको लेकर आपकी कुछ अलग अलग धारणा रही होंगी, किस तरह अलग सोच रही होगी कि जेल में खूंखार कैदी रहते हैं, आप भी डर गए थे कि नहीं जेल में नहीं करना। जब आपने ज्वाइन किया और फिर यहाँ के माहौल में आपने एडजस्ट किया तो उसके बाद क्या धारणा चेंज हुई? हाँ, निश्चित रूप से। मैं जब खरगोन में पढ़ता था तो एक मेरा दोस्त था, उसके पिताजी किसी सर्कमटेंसेस कंडीशन के कारण जेल में परिरुद्ध थे और वो उनसे मिलने जाता था। और उस समय साइकिल होती थी हम लोगों के पास, तो जब किसी भी दोस्त को कोई काम होता था तो जो है चाय और नाश्ता कराते थे कि चाय नाश्ता कराएंगे। और चाय नाश्ते के लिए हम जो है 3-3 घंटे दोस्तों के साथ कुछ सामान खरीदी करने जाना है या बस स्टैंड छोड़ने जाना, लेने जाना। हॉस्टल में ये सब होता था। उसने इतनी बार डबल नाश्ते का ऑफर दिया, पर हमने कहा कि नहीं, हम जेल जो है नहीं जाएंगे। तो एक परसेप्शंस तो था कि ये अच्छी जगह नहीं होती है। इसी कारण जब आए यहाँ पे और पहली नज़र में देखा तो ये कि या तो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, फिर तैयारी करेंगे। लेकिन स्थितियां बनी, वापस आना पड़ा। उसके बाद जब नज़दीक से जाना तो लगा कि वाकई में जो जेल के अंदर लोग हैं परिस्थिति के मारे हुए हैं और मोस्टली लोग गरीब लोग हैं, अनएजुकेटेड हैं, कानून की समझ नहीं है, अपील की जानकारी नहीं है। तो हम लोगों ने स्पेशली सोचा कि केस में तो हम बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ रह के हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जब ये छूट के जाएं तो समाज की मुख्य धारा में शामिल होने में इनको कोई कठिनाई ना हो, आसानी से हो सके। 15 साल का वक्त काफ़ी लंबा वक्त होता है। 15 साल आपने जेल में, अलग अलग मध्य प्रदेश की जेल में गुजारे, कैदियों के बीच में गुजारे हैं। जो आपकी पहले जो धारणा थी कैदियों को लेकर के, सबकी होती है धारणा कि जेल में इस तरह का माहौल होता है, जेल में कैदियों को बुरी तरह से सलूक किया जाता है, वो धारणा अब आपकी कुछ चेंज हुई क्या? बिल्कुल। और इवन जो मिलने आते हैं मेरे मित्र या परिवार वाले या और भी जानने पहचानने वाले, तो हम उनको बताते भी हैं। और जब कई बार विजिट जो वो साथ में करते हैं हमारे साथ भोपाल जेल की या किसी भी जेल की, तो उनकी धारणा एकदम चेंज हो जाती। हमारे बगीचे देख ले, बैरकों की सफाई देख ले, एजुकेशन का सिस्टम देख ले, तो ये सारे जो सिस्टम में इस तरह से लगे हुए रहते हैं। दूसरा, ह्यूमन राइट कमीशन का इंटरफेरेंस, मीडिया का इंटरफेरेंस होने के कारण बेसिक चीजें आजकल इस तरह की हो गई कि कैदियों के हर बैरक में टीवी लग गए हैं, हर बैरक में पंखे हैं, लगभग हर जेल पे लाइब्रेरी है। इसके अतिरिक्त जो है उनको बाकायदा योगा के, अपने धार्मिक क्रियाकलापों के इतनी छूट होती है। आज भी आम धारणा यही है कि जेल में जो खाना मिलता है वो उस स्तर का नहीं होता। कई बार इसको लेकर शिकायतें भी की जाती हैं और लोग कोशिश करते हैं कि अपने जो कैदी अंदर बंद हैं या उनके परिवारजन है कि अपने बाहर से खाना ला के खिला सकें। हाँ, जनरली जेलों के बारे में इस तरह की शिकायतें पहुंचती कि साहब खाना अच्छा नहीं मिलता है। उसमें जो मेरा सबमिशन है या जो हम लोगों ने महसूस किया कि एक तो 90% जो कंप्लेंट्स होती हैं वो कुछ नटोरियस टाइप के जो कैदी होते हैं वो करते हैं। दूसरी चीज, अभी मध्य प्रदेश में कुछ समय से जो है, जब सेमी वाला इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद से बाहरी सामग्री जो परिजन नमकीन, बिस्किट, फ्रूट्स, सैलेड का कुछ आइटम्स दे देते थे वो बंद है, इसकी एक कंप्लेंट्स हुई है। दूसरा, हमारा जो भोजन होता है वो कॉमन भोजन होता है। हम लोग 3000 लोगों का खाना बनाते हैं, उसमें बहुत गरीब तबके के लोग भी होते हैं और बहुत हाई लेवल के लोग भी होते हैं। तो जो हमारा एवरेज भोजन होता है वो, जो हम आम आदमी की यदि बात करें, एक मजदूर वर्ग का आदमी है, उससे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और ऑब्वियसली जो हाई लेवल के लोग हैं उनको लगता है कि साहब ये क्वालिटी क्या है, ये तो जो है बड़ी इश्यूज इस तरह के होते हैं। अच्छा, एक आपकी शुरुआत हुई शेड्यूल जेल से, आप इंदौर में जिला जेल में अधीक्षक रहे, दतिया में जेल अधीक्षक रहे, ग्वालियर केंद्रीय जेल में जेल अधीक्षक रहे, फिर उसके बाद वापस इंदौर जेल केंद्रीय जेल में जेल अधीक्षक रहे और अब भोपाल के केंद्रीय जेल में जेल अधीक्षक रहे। तो ये अलग करीब लगभग आप मध्य प्रदेश की 6 से 7 जेलों में आप जेल अधीक्षक के रूप में पदस्थ रहे हैं। तो आपको इन जेलों का अगर तुलना की जाए तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी जेल या सबसे अच्छी जगह के कैदी कहाँ पर नजर आए और कहाँ का सबसे अच्छा अनुभव रहा आपका? जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था शहडोल का, वहाँ पे मैंने जॉब शुरू किया और जैसे जेल थी वो काफ़ी समय से जेल सुपरिटेंडेंट का पद खाली था
और वो जेल भी थोड़ी सी डिस्टर्ब मानी जाती थी। 9 लोग पहले फरार हो चुके थे, 2-3 फरारियां हो चुकी थी। जब मैं पहुंचा वहां मुझे कुछ गड़बड़ियां लगी तो मैंने ठीक करने की कोशिश की। पहली पोस्टिंग थी, ट्रेनिंग से सीधे ही गए, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे खिलाफ कुछ 10-15 कैदी जो नटोरियस टाइप के थे, उन्होंने मेरे खिलाफ दंगा कर दिया जेल के अंदर। और फिर हमने एसपी कलेक्टर साहब से बात की, वो लोग आए, उनको अब कैदियों को लगा कि अब अलार्म होगा, हो सकता है पिटाई भी हो, तो उन्होंने सिलेंडर विलेंडर निकाल के गेट पे इकट्ठे कर लिए कि अंदर आएंगे तो आग लगा देंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस की जेल जो उस दिन रात में बिल्कुल नींद, 3 दिन तक नींद नहीं आई। मन में हुआ कि अब मुंडाती बोले पड़ने वाली कहावत साबित हो गई। और उस समय मेरे पास असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शंस खुला था जी, कि अभी भी हम जा सकते हैं वहां, क्योंकि थ्रू प्रॉपर चैनल आए थे जी। तो एक मन हो रहा था कि ये इनके बीच में ये दंगा करते, ये सस्पेंड करा देंगे, जांचें करा देंगे, किसी दिन अपने पे हमला हो जाएगा। तो ये मन में आता था कई बार कि क्या छोड़ के वापस चले, प्रोफेसर की नौकरी रहेगी, 3 घंटे पढ़ाएंगे, बढ़िया शांत रहेगा। लेकिन फिर पिताजी ने कहा कि ऐसे छोड़ के नहीं आना तो जो है ठीक तरीके से, शान से, नहीं तो ये चलता रहता है। फिर उस चीज को हैंडल की और उसके बाद वहीं से हमने कैदियों की टेंडेंसी, जेल एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका सबको बड़े करीबी से देखा और उसमें सीनियर लोगों का काफी सपोर्ट रहा। अच्छा, जब आपको भोपाल केंद्रीय जेल का भेजा गया भोपाल, तो एक सिमी एक्सीडेंट हुआ था, और सिमी एक्सीडेंट के बाद आपने भोपाल जेल का प्रभार संभाला, केंद्रीय जेल। तो ये चैलेंजिंग था कि एक तरह नो इनकाउंटर, 11 लोगों के इनकाउंटर में डेथ हुई थी, सिमी का मामला चल रहा था। तो फिर उस समय जो जेल का माहौल हुआ था, जबरदस्त एक मामला वैसे चल रहा था, किस तरह की चैलेंजिंग रही थी? यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि वो टेलीफोन आया डीजी साहब का, जैसे कि, और सुबह सुबह मुझे पता चल गया था 5 बजे कि ऐसा कुछ हुआ। हम लोग इंदौर में जेल पे पहुंचे, हमारे सभी ऑफिसर, हम लोगों ने वहाँ व्यवस्थाएं देखी। और उस दिन दिवाली की रात थी, दूसरे दिन मुझे घर जाना था छुट्टी। तो मुझे जेलर साहब ने कहा कि सर आप चाहें तो निकल जाएं, गाँव जाना चाहें। मैंने कहा नहीं, गाँव जाना मुझे नहीं लगता कि अब हो पाएगा, अपने को हो सकता है। और फिर 12 बजे तक हमारे पास फ़ोन आ गया कि आप अभी तत्काल निकलो, 2 घंटे में, शाम तक आप रिपोर्ट करो भोपाल में। यहाँ पर आए, फिर हमने देखा, व्यवस्थाएं देखी, कुछ कमियां रही, कुछ संस्थागत कमियां थी, कुछ स्टाफ का मोटिवेशन डाउन था। उन सब चीज़ों को धीरे धीरे हमने अपनी समस्याएं, हमारी ताकत, हमारी कमजोरी पहचानी और उसको धीरे धीरे हमने शार्ट आउट करना शुरू किया। अच्छा, एक जो सवाल है कि भोपाल केंद्रीय जेल में व्यापम में ऐसे बड़े बड़े नाम आए, नेता आए, राजनेता भी आए, तो जब ये जेल में आते हैं या बड़े फ्रॉड केस में या भ्रष्टाचार के आरोप में बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं, तो उस समय आपके ऊपर किस तरह का प्रेशर आता है, पॉलिटिकल प्रेशर को, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट में दिलाना है या वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, तो सभी लोग अप्रोच करते हैं। उस समय किस तरह से आप हैंडल करते हैं इन सब चीज़ों को? सामान्यतः तो ये होता है कि वो जानते हैं अधिकारियों के बारे में, सब लोग बाहर के आदमी, सब हम अपने बारे में जितना नहीं जानते उतना बाहर वाले लोग जानते हैं। तो कई बार तो वो देख लेते हैं कि कोई मतलब नहीं है फोन करने से। दूसरा, कई बार इस तरह की चीजें आती भी है, तो जो हमारे पास आदमी आता है, हम उनसे पहले दिन ही बात कर लेते हैं कि साहब, चूंकि आप जेल में आ गए हो, आप बाहर क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको जेल में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, यदि आप इसका ध्यान रखेंगे तो आप भी ठीक रहेंगे, हम भी ठीक रहेंगे। जनरली मान जाते हैं। और चूंकि मेरा जिला जेल इंदौर में सेकंड पोस्टिंग में ही मैं अनुभव कर चुका था, एक मंत्री लेवल के उनको, और बड़े बड़े इंदौर में जो है बिल्डर, तो ये चीज़ें उनको बता दी थी कि आप न किसी को प्रभावित करने की कोशिश कीजिएगा, ना आप खुद प्रभावित होइएगा। खाना हम प्रोवाइड करा नहीं पाएंगे बाहर से, कुछ भी हो जाए तो आप उसकी कोशिश नहीं कीजिएगा। मोबाइल यदि आप चलाते हैं तो आपके ऊपर दूसरा प्रकरण दर्ज हो जाएगा और हो सकता है इसमें जमानत होती होगी तो वो भी नहीं हो पाएगी। यदि आप किसी को और प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके हित में नहीं रहेगी, क्योंकि आजकल इतना माहौल क्लोज हो गया है, मीडिया, ह्यूमन राइट कमीशन, कोर्ट्स, इतनी निगरानी में, तो सामान्यतः समझ जाते हैं। 99% ऐसी स्थिति नहीं आती है। एक दौर था कि जब जेल में को एक वैसे देखा जाता था कि जेल मतलब एक काला पानी की सजा, डेंजरस, लोग डरते थे जेल के नाम से। लेकिन अब जेल सुधार गृह की तरफ बढ़ रही है, और जैसा कि आपने बताया कि जेल में कई सुधार के काम हो रहे हैं, एजुकेशन को लेकर काम हो रहे हैं, दूसरे क्रिएटिविटी हो रही है, तो क्या अब जो जेल का एक भय है वो निकलता जा रहा है लोगों के मन से? हमको जो मैंने महसूस किया जब मैं जेल में आया, तो हमको बाइफर्केशन करना पड़ेगा। हम हर आदमी को एक ही लाठी से या एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते।
एक वो 302 में आदमी बंद है जिसके खेत में मवेशी को लेकर के या मेड़ पे झगड़ा हुआ, सर्कमटेंसेस कंडीशन हुई, उसने मर्डर कर दिया, जेल के अंदर आ गया। और एक वो 302 में मर्डर है जिसने की बाकायदा सुपारी ली, रेकी की और उसके बाद उसने पैसे लेकर के मारा। तो हम इन दोनों लोगों में, इस तरह के अपराधियों में या इस तरह के जो हमारे इनमेट्स है, उनमें हमको स्पष्ट अंतर करना पड़ेगा और हमको उनको अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तभी जेल का मतलब होगा। अदरवाइज हमने एक सामान्य आदमी को भी जिसने चोरी का मोबाइल खरीद लिया, धारा यद्यपि 379 लगी है, और एक आदमी ने जिसने रात में दरवाजा तोड़ा, ताला तोड़ा, अलमारी तोड़ी और चोरी की, वो 10 बार आ चुका है। हम दोनों लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। ये धारणा हमको बदलनी पड़ेगी जेलों को, यदि हमको ठीक करना है, समाज में ठीक मैसेज देना है। तो हम कोशिश करें कि इन लोगों के श्रम का उपयोग करें, प्रोडक्शन करें, गवर्नमेंट को एक हिस्सा जाए, एक हिस्सा जेल कल्याण में लगे और एक हिस्सा उसको मिले। तो एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दूसरी जो अननेसेसरी इधर उधर अपना खाली दिमाग शैतान का घर होता उससे बचेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले कुछ समय में काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे ओपन जेल कॉन्सेप्ट है कि यदि बाहर रहते हैं, परिवार के साथ रहते, खुद कमाते खुद खाते हैं। पेट्रोल पंप हम लोग 8-9 जगह शुरू कर रहे हैं, भोपाल में सारी परमिशंस हो गई है तो उसमें हम कर रहे हैं। काना एम्पोरियम है, आर्केस्ट्रा हमारे कैदियों का बाहर बना हुआ है जो बाहर जाकर के समाज में जो है प्रस्तुति देते हैं, पैसे कमाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में योग में काफी सारे लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ जो है हमने कोर्स कराया, उसमें हॉस्पिटल वाले हाथों हाथ उनको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। तो हमारे पास जो एक्चुअल जो क्रिमिनल्स है जिनको जेल में होना चाहिए, उनकी संख्या बहुत कम होती है कि जो बार बार जेल में आते हैं, जो जेनेटिकली होते हैं या दिमाग जिनका क्रिमिनल वाला ही है, वो मुश्किल से हमारे पास 15 से 20% होते हैं। बाकी लोगों को हमको प्रोडक्टिविटी में लगाना चाहिए। बिल्कुल, एक आपको आपके सराहनीय सेवाओं के लिए आपको डीजी का जेल डिस्क भी मिल चुका है, सम्मानित हो चुके हैं जेल डिस्क से। एक जो बात होती है, जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आपको सम्मानित किया जाता है तो आपको अंदर से और मोटिवेशन मिलता है अच्छे काम के लिए। जो आपने हमने देखा लगातार आपने जो बताया कि सुधार के काम कर रहे हैं, काफ़ी हद तक कर रहे हैं। खैर, ये तो आपका प्रोफेशनल लाइफ होगा, चूंकि अब 15 साल से आप जेल में कैदियों के बीच रह रहे हैं, तो ऐसे में जब आप परिवार को किस तरह से समय दे पाते होंगे, परिवार के तरह को कैसे हैंडल करते होंगे? फैमिली के टाइम की जहां तक बात है तो इसी में एडजस्ट करके कि अब नौकरी चूंकि आपको जेल में करना है तो करना है, तो आप रो के करो चाहे हंस के करो। तो इसलिए बेटर यह है कि यहां बिल्कुल साफ सुथरा काम करो, तो आपको अननेसेसरी कोई टेंशन नहीं होता है। जब टेंशन नहीं होता तो घर में आपका बड़ा अच्छा टाइम निकलता है और आपको बड़ी अच्छी नींद आती है। आप जब भी कश्मकश में उलझते हैं या किसी धर्म संकट में उलझते हैं तो आप पिताजी से ज़्यादा सलाह लेते हैं या पिताजी से आप ज़्यादा प्रभावित रहे हैं? मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय हमारे एरिया में 3 साल तक कंटिन्यू सूखा पड़ा था और उस समय मैं तैयारी करने जाना चाहता था दिल्ली IAS की, लेकिन पिताजी ने कह दिया कि कर्जा है और इतना पैसा नहीं दे पाएंगे कि दिल्ली जा पाओगे, इसलिए यहीं PSC की तैयारी करो, ये जो करना है या नौकरी करके करो। तो इसीलिए नौकरी भी ज्वाइन की। और उन्होंने जिन विपरीत परिस्थितियों में, जैसे कर्जा था, सेठ लोग जब घर पे मांगने आते थे तब हम उनसे कहते थे कि एक टुकड़ा बेच दो और इसका दे दो, ये रोज रोज आता है, तकाजे लगाता है, अच्छा नहीं लगता है, सुनते हैं। तब वो बड़े शांत रहते थे कि हाँ अगले साल फिर फसल होगी, दे देंगे। उन्होंने ब्याज दिया लेकिन उन्होंने जमीन नहीं बेची। तो जब मैं पहले जॉब में आया और उस समय मुझे 4,500 मिलते थे और उस समय मेरा 1500 के आसपास खर्च था। कंपेल इंदौर के पास का गांव था, 300 रुपए का जो है किराया का कमरा था, सब्जी वब्जी सब फ्री में मिल जाती थी। तो जब मेरे पास पहले जॉब के पैसे बचे तो मैंने सबसे पहले जो है हमारे जितने खेत थे उनको सबको पियत का किया। सभी कुआं हमारा एक बड़ा अच्छा है और हमको लग गया था कि यदि खेती करना है तो बिना पानी के नहीं कर पाएंगे। तो जो पिताजी उन्होंने जो संघर्ष किया और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता था कि इतना कर्जा होने के बाद सेठ तकादे करने आते, उसके बाद वो दिन भर पसीना बहाते, उसके बाद भी वो कभी परेशान नहीं हुआ कि हाँ देंगे, आपका पैसा लिया है, अभी फसल हमारी डूब गई, सूखा पड़ गया, लेकिन हम आपको देंगे। तो उन्होंने जो अपनी जगह स्थिर रहे जिन विपरीत परिस्थितियों में, तो वो एक प्रेरणा है कि जब वो उस परिस्थिति में
रह सकते हैं, तो हम उससे लाख गुना अच्छी परिस्थिति में हैं। हम क्यों डरे या क्यों हम कश्मकश में हो, इसलिए कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल, पिताजी की दी शिक्षा आपके ऊपर अलग, आपके पर अलग नजर आ रही है कि उसका आज वही पिताजी की शिक्षा कि आज आप इतने सफल रहे, हर जगह आप पे कोई बेदाग छवि रही है, क्योंकि जेल एक काली कोठरी के रूप में भी जानी जाती है कि जेल में जो रहता है उस पर ना आरोप प्रत्यारोप और आक्षेप लगते रहते हैं, लेकिन आपकी जो अभी तक की छवि बिल्कुल बेदाग रही। यही वजह है कि आपको डीजी ने जेल डिस्क से सम्मानित किया। अच्छा, थोड़ा सा चेंज करते हुए थोड़ा सा पारिवारिक होता है, शादी किस तरह से, लव मैरिज रही, अरेंज मैरिज रही, मैम क्या करते हैं? अरेंज मैरिज ही रही हमारी। और मैं जब शहडोल में ही पोस्टेड था तो वहाँ हमारे एरिया के गांव के बिल्कुल पास के एक सीओ साहब पोस्टेड थे, हमारे कजिन भी वहाँ पोस्टेड थे, एज ए जज थे वो। ऐसी कुछ व्यवस्था बनी, उन लोगों ने हमको देखा तो फिर घर पे संपर्क किया उन्होंने पिताजी से। तो हमारे पिताजी और हमारे दादा ससुर वगैरह पहले से ही परिचित थे, तो वहीं से वो बना। और वाइफ हमारी डॉक्टर बनना चाहती थी, काफ़ी उन्होंने पीएमटी दी, लेकिन उनका सिलेक्शन कहीं कारण से नहीं हो पाता था। वेटिंग, फिर उनका बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, एमएससी फाइनल में जब थी तब तक पीएमटी देती रही, देन ही इज सिलेक्टेड फॉर पीएमटी। तो अब वो मेडिकल स्टूडेंट है, लास्ट स्टेज चल रहा है उनका, तो एक आध साल में उनका जो है मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, देयर इज विल देयर इज वे, तो वही उन्होंने कोशिश करी, और कोशिश करने वालों की कहा जाता है कि हार नहीं होती, आकर मेडिकल स्टूडेंट और जल्दी डॉक्टर भी बन जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अच्छा, कभी मैम जब नाराज होती हैं या कभी टाइम नहीं दे पाते होंगे आप, क्योंकि अक्सर फैमिली लाइफ में ये होता है कि वक्त की कमी की वजह से एक दूसरे परिवार होता है तो झगड़े भी होते हैं, नोकझोंक भी होती है। अगर मैम नाराज होती है तो वो कैसे, आप उनको कैसे मनाते हो, और आप नाराज होते हो तो मैम कैसे आपको मनाती हैं? ऐसा वैसे नाराज होती है, थोड़ी देर के लिए ही होती, वो ज़्यादा देर के लिए नाराज नहीं होती। और मुझे खाना बनाना आता है बहुत अच्छे से, तो मैं खाना बना देता हूँ उस दिन तो शांत हो जाता है। अभी बेटियों के लिए भी, जैसे 2 बेटियां हैं मेरी जी, स्कूल छोड़ने जाना, उनका सुबह का सारा नाश्ता, नहलाना धुलाना, तैयार करना सब हम ही करते हैं। तो वो मैच्योर्ड है, काफ़ी समझती है वो, क्योंकि जिस तरह की जॉब है और उनके फादर एडमिनिस्ट्रेशन में ही रहे हैं चूँकि, तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बड़े अच्छे से समझती है, तो वो एडजस्ट कर लेती है। आप कैसे मनाते हैं उनको? नहीं, ऐसा होता नहीं है कभी जनरली जो है कि जब कोई रूट जाता है तो लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है या मूवी दिखाने ले जा रहा है या डिनर पे ले जा रहा है? फिल्म हम लोग चले जाते हैं कभी कभी जो है, और ग्रामीण परिवेश से ही वो भी हैं, तो या तो बच्चों को लेकर के कहीं भोपाल जैसे आसपास घूमने फिरने का काफ़ी है, उधर चले जाते हैं। वो उसका एक ये है कि यदि वो नाराज या थोड़ा सा उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ काम नहीं हुआ तो मंदिर चले जाओ तो सब ठीक हो जाता है। कल ही हम गुफा मंदिर चले गए थे और 10 मिनट में जो है हो जाता है। तो एक और बात जो है कि किस तरह से, जब वैसे तो बहुत मुश्किल से आपको फुर्सत मिलती होगी, समय मिलता होगा, तो किस तरह से परिवार के साथ एक्सपेंड करते हैं फुर्सत के लम्हे? बच्चे जनरली बच्चों के साथ ही हम रहते हैं, और पिताजी साथ में रहते हैं, तो जिस समय टाइम निकालना होता, टाइम अपने ऊपर है कि टाइम निकल जाता है, ऐसा इतना वो भी नहीं है। तो पिताजी हमारे खाने के शौकीन हैं और कुछ डिश वो मेरे हाथ से ही खाना पसंद करते हैं, नॉनवेज जो है। तो बच्चे और हम लोग सब मिल के जो है बाहर चूल्हे पे बढ़िया जो है बनाते हैं, तो उसी दरमियान 3-4 घंटे एक हेल्दी टाइम जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। उसमें मेरा चूंकि फादर इन लॉ वगैरह भी यहीं रहते तो वो भी सब आ जाते हैं, तो 8-10 लोग हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता है। अच्छा, जो आपकी सफलता में मैडम का, मैम का कितना योगदान आप मानते हैं? हाँ, जो इंदौर में जब मेरा ट्रांसफ़र भी जब हुआ तो उन्होंने कभी ऑफ नहीं किया। जेल की नौकरी में जैसे हम लोग को नाइट के टाइम में राउंड पे आना होता है, तो कभी उनका ये नहीं रहता है हर तरफ से, और काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि लाइफ है, लाइफ ऐसी ही चलती है। हम यदि ये सोचे कि हम अच्छा ही हमारे साथ रहेगा तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा बुरा दोनों, सुख दुख दोनों जीवन के पार्ट है, वो दोनों आपकी लाइफ में रहेंगे ही रहेंगे। आपकी नहीं, सबकी लाइफ में होता है, परेशानी सबकी लाइफ में है। छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा, उसका रूप अलग है। मजदूर आदमी है, उसको मजदूरी की समस्या है। मंत्री आदमी है, उसको ये टेंशन है कि अगली बार जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। ऑफिसर है, उसको ये है कि यहाँ कितने दिन तक रहूंगा, फिर कहाँ ट्रांसफर होकर चले जाएगा, कैसा माहौल मिलेगा। पिताजी और मैम को आप कितना परसेंटेज देंगे, कितना मार्क्स देंगे आपकी सफलता में दोनों?
दोनों का जो है बराबर बराबर रोल है। पिताजी तो बचपन से ही आइडियल रहे हैं, जिन्होंने जिस तरह से वो किया है, और उसके बाद जब से वाइफ जुड़ी है तो कभी ऐसा उनकी तरफ से, या चाहे जॉब हो या कोई और चीज़ हो, जब इंदौर से दतिया हुआ तब भी वो बड़े आसानी से साथ में बोली कि नहीं, अदरवाइज ये होता है कि इंदौर में रहना है, अब इंदौर से छोटी जगह जाएंगे क्या होगा, ग्वालियर हो गया तो ग्वालियर में जरूर कि ये तो बड़ी वैसी जगह सुनने को मिलती है, ये होता है। हमने कहा भाई वहाँ भी इंसान ही रह रहे हैं, वहाँ रहने वाले भी लोग ही हैं, पिताजी ने भी समझाया है, देखते हैं तो बढ़िया रहता है, दोनों 50-50 है। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या शौक है? पढ़ने का, किसी को पढ़ने का शौक होता है, किसी को स्पोर्ट्स का शौक होता है, आपको किस तरह के शौक है? पढ़ने का शौक है और अभी भी पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, और पिताजी भी पढ़ते हैं। हमारे पिताजी हमारे अभी प्रेमचंद का पूरा जितने उनके 800 कहानियां हैं, 8 उनकी, वो पूरी की पूरी वो पढ़ चुके हैं, और लिटरेचर हम पढ़ते हैं। दूसरा, म्यूजिक हमारे पास ऑर्केस्ट्रा है, तो जब भी हम लोग कभी स्टेज में होते हैं, भोपाल जैसी जगह में कई बार ये हो जाता है, तो हमने स्टाफ के बच्चों का भी एक ग्रुप बना रखा है, उनको भी हम संगीत की शिक्षा दिला रहे हैं। तो जब मन होता है तो आपने संगीत सुन लिया, नहीं तो अपन ने खुद टूटी फूटी में गाना गा लिया। और भी 2-4 हमारे ऑफिसर हैं, कुछ सिंथेसाइजर सीख रहे हैं अभी 55-56 साल की उम्र में, एक जो है अच्छा गाना गाते हैं, तो ये एक हल्का फुल्का माहौल हो जाता है। दूसरा नहीं होता है तो हमारे पास खेती बाड़ी यहाँ भी है, वहाँ भी हम लोगों ने मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स भी अपनाई है, यदि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया है और स्प्रिंकलर्स हो गए हैं, गोबर से हम लोग लकड़ी बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ों में कहीं इधर यदि टेंशन है तो आप इस तरफ थोड़ा सा चले जाओ, इधर टेंशन है तो इस तरह चले जाओ। आपको स्पोर्ट्स में कुछ शौक है क्या? स्पोर्ट्स में हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, और कैदियों के साथ हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं अंदर। बीच बीच में कभी हम लोग साल में 1 या 2 बार बाहर की टीमें आती है, जैसे BSS कॉलेज है, वहाँ की टीम आती है, वो लोग साल भर कैदियों के लिए कुछ न कुछ करते हैं, तो उनके साथ भी हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल के, जो लोग जेल की नौकरी में आना चाहते हैं या जेल अधीक्षक बनना चाहते हैं या दूसरी जॉब में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका एक मैसेज है? देखिए, टेंशन तो है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में लेते हैं। टेंशन कुछ नहीं होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम टेंशन होता है पोस्टिंग को लेकर के। आप यदि पोस्टिंग को पीछे रख दें तो आपके पास काम करने की इतनी गुंजाइश है, और उन लोगों के बीच में जिसको समाज से निकाल चुका है कि ये गंदे लोग हैं या ये कचरा है, उन लोगों को यदि आप ठीक करते हैं तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, आपके पास सब कुछ है। जेल में हम सब कर सकते हैं, हम शिक्षा दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, योग करा सकते हैं, खेती करा सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं, मेडिकल कोर्स करा सकते हैं, स्पोर्ट्स करा सकते हैं, इंडस्ट्रीज में हम जमाने भर की उनसे चीजें बनवा सकते हैं। तो आपके पास जेल में ऐसा कोई लाइफ का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको आप करना चाहें और नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छी संभावना है, यदि पॉजिटिव एटीट्यूड है और कुछ करना है तो जेल से अच्छी जगह नहीं हो सकती। तो टी टाइम में ये थे हमारे साथ भोपाल केंद्रीय जेल के जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे जी, जिनसे हमने बात की और जेल को लेकर जो लोगों की धारणाएं थी उनके बारे में बात की, फिर उनके फ्यूचर के बारे में बात की, उनके कैरियर के बारे में बात की, उनके परिवार के बारे में बात की। तो कई चीज़ें ऐसी समझ में आई कि जेल अब एक भय की जगह नहीं रही, एक जेल सुधार गृह भी बन गया है, और जेल में अगर आपके पास आपकी चाह है तो बहुत सारे सुधार के काम किए जा सकते हैं, जो दिनेश नरगावे जी ने किए और जिसके लिए वे जेल DG के डिस्क से भी सम्मानित हो चुके हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ चर्चा की, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाजत और देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।